हाय एवरीवन। तो देखो, डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस का थर्ड पैराग्राफ से हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। और प्रीवियस वीडियो में हम सारा टॉपिक जो भी है उसको हम कवर कर दिए। उम्मीद है तुम लोग को समझ में आया होगा। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात बोल रहा है, आज तो डेट शीट रिलीज़ हो रहा है। उम्मीद है तुम लोग भी अच्छे से एग्ज़ाम में लिखोगे, हम भी अच्छे से एग्ज़ाम में लिखेंगे और एकदम अच्छे से परसेंटेज लाना है। और देखो, ठीक है, हम उन सब बच्चों के लिए बात करते हैं जिनका मैथ्स में एकदम गोलमाल है। मतलब एक होता है ना कि बेसिक ही कंप्लीट नहीं है, बेसिक में एकदम कुछ नहीं आता। तो देखो, हम अपने चैनल पे उन सब स्टूडेंट्स के लिए कुछ थोड़ा सा करने का कोशिश की है। मतलब मैथ्स का जो चैप्टर हो गया उसको एकदम बेसिक से बेसिक, जिसको एकदम कुछ नहीं आता उसको हम गारंटी लेते समझ में आ जाएगा। क्योंकि हम एकदम पूरा बेसिक जो होता है ना कि हम टेंथ में, तो टेंथ का 5, 6, 7, 8, 9 यहाँ तक का पूरा हम निचोड़ करके जिस चैप्टर में जहाँ का टॉपिक देखो, अगर एपी का चैप्टर है तो एपी में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जिसको नहीं आता तो वो बतलाए हैं, ताकि जिसको नहीं आता है वो लिख सके, वो बना सके और कोई भी फेल ना हो। देखो, अब मेरा बाल आ गया है, छोड़ो। देखो, अगर टीचर अच्छे से समझाए तो फिर कोई फेल नहीं होगा। तो इसलिए हम कोशिश किए हैं कि एकदम पूरे एकदम निचोड़ करके समझाने का। तो प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है, तुम लोग देख लो मैथ्स का वीडियो, एसएसटी का देखो चाहे नहीं देखो, क्योंकि मेन बच्चा किस में फेल होता है, मैथ्स में फेल होता है। प्लीज़ प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, अगर अगर आप पेरेंट्स देख रहे हैं, चाहे आप उन सब जो भी बच्चा टेंथ में उसके अगर बड़े भैया चाहे दीदी देख रहे हो, तो प्लीज़ यार प्लीज़ उन लोग को सजेस्ट करो। अगर मैथ्स एकदम वीक है, एकदम वीक है, तो प्लीज़ सजेस्ट करो कि वो लोग देखें, ताकि उन लोगों को कोई फेल ना करे। अरे फेल होने के बाद एक तो साल बर्बाद होता है, ऊपर तो सोसाइटी वाले लोग बोलते हैं कि दम बेकार बेकार, और खुद में जो गिल्ट होता है ना, वो गिल्ट बहुत ज़्यादा ख़राब होता है। तो प्लीज़ मेरा रिक्वेस्ट है, एकदम हाथ जोड़कर बोल रहे हैं कि उन लोगों को बोलिए कि प्लीज़ मैथ्स का वीडियो देख लें। हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि मेरा व्यूज़ बढ़ेगा। अरे देखो देखो, ना तो मेरा यूट्यूब मोनेटाइज है, ना तो फिर मेरे सब्सक्राइबर अभी सफिशिएंट अमाउंट में, कि ये नहीं है कि मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर है, चाहे मैं 25-30 हज़ार सब्सक्राइबर, ऐसा कुछ नहीं है। ना तो मेरा व्यूज़ उतना रहता है, मतलब कितना 10-20 व्यूज़ रहता है, ना तो कुछ उतना भी है। हम बस इसलिए बोल रहे हैं ताकि जिसको डर है कि वो फेल हो जाएगा मैथ्स में, वो फेल ना करे। अगर तुम लोग देखोगे, देखो जब तक कोई नहीं देखेगा तब तक अपना हम डालते रहेंगे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। और इस परस्पेक्टिव से भी देखो, तुम लोग जिस चैप्टर में दिक्कत है वो बोलो कि हाँ हमको इस चैप्टर में दिक्कत है, तुम उस अकॉर्डिंग अपलोड करेंगे। प्लीज़ प्लीज़ देखो, अगर बोलोगे तो डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देंगे। मतलब कि कितना एपी का 4 वीडियो है और आगे टॉपिक कंप्लीट करने का पूरा कोशिश करेंगे। अब देखते हैं इधर, डीकोलोनाइजेशन एंड इंडिपेंडेंस। तो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज एग्जिस्टेड एट कॉलोनीज ऑफ वेस्टर्न एम्पायर्स। तो कहता है कि जो कंट्री न्यू न्यू इंडिपेंडेंट हुई थी, मतलब कि जैसे कि इंडिपेंडेंस के लिए लोग स्ट्रगल कर रहे थे, तो जिन जिन कंट्री को नया नया स्वतंत्रता मिला था, जिनको नया नया स्ट्रगल उन लोग देखे थे और वो लोग इंडिपेंडेंस हासिल किए थे, एग्जिस्टेड एज कॉलोनीज ऑफ वेस्टर्न एम्पायर्स। तो वो लोग क्या थे कि जो वेस्टर्न एम्पायर्स जो हो गया, मतलब कि वेस्ट साइड का जो साम्राज्य था उसके कॉलोनीज की तरह थे वो लोग। मतलब कि ये वेस्ट साइड का जो साम्राज्य हो गया वो उस पर शासन करते थे। तो कहता है, नाउ आयरोनिकली एज न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज फेसिंग अर्जेंट नीड टू लिफ्ट देयर पॉपुलेशंस आउट ऑफ पॉवर्टी। नाउ आयरोनिकली कहता है कि देखो उन लोगों के साथ सिचुएशन कैसा था। आयरोनिकली मीन्स विडम्बना, मतलब कंट्राडिक्ट। यहाँ पर एक तो प्रॉपर हिंदी होता है विडम्बना, बट अगर तुम इसको ऐसे देखा जाए तो उसके साथ कंट्राडिक्ट करना कि मतलब वो लोग सिचुएशन फेस कुछ और कर रहा था, कुछ और था उन लोग के साथ। तो कहता है, newly independent countries facing urgent need to lift their populations out of poverty। तो कहते हैं जो कंट्री न्यू न्यू इंडिपेंडेंट हुए थे, मतलब कि जिनको नया नया स्वतंत्रता हासिल हुआ था, उनको ऐसा था कि क्या हम लोग ऐसा करें कि हमारा जो पॉपुलेशन है इन द कंट्री विच दे आर लिविंग, जिस कंट्री में वो लोग रह रहे थे, कि
उनका जो पॉवर्टी लेवल है, उनका जो गरीबी का जो लेवल है, उस गरीबी के लेवल को ऊपर कर सके, मतलब कि गरीबी से अमीरी की ओर, अमीरी नहीं मतलब कि एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड खा सके जिसका उन लोगों को ज़िंदगी चले। ये नहीं कि हम भूखमरी से लोग मरे, कि वो लोग एक अच्छा ज़िंदगी व्यतीत करना चाहते थे, हर कोई एक अच्छा ज़िंदगी व्यतीत करना चाहता है। तो सेम सिचुएशन था कि वो लोग चाहते थे कि हमारा जो पॉपुलेशन है उसको लिफ्ट कर सके अप टू द पॉवर्टी, गरीबी से ऊपर ला सके। दे केम अंडर द गाइडेंस ऑफ इंटरनेशनल एजेंसीज। तो कहता है कि इसलिए वो लोग क्या करते हैं कि जो इंटरनेशनल एजेंसीज जो थी, यहाँ पे जिसका जिक्र होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये सब जो एजेंसीज बनी, वर्ल्ड लेवल पे जो एजेंसी बनी थी उसके गाइडेंस के अंडर ये लोग आते हैं। डोमिनेटेड बाय द फॉर्मर कॉलोनियल पावर्स। तो कहता है कि फॉर्मर मतलब क्या, पूर्व मतलब पिछला जो हो गया। तो जो पिछला जो कॉलोनियल पावर्स था वो इन सब एजेंसीज को डोमिनेट करता था, उनका दबाव भी इन पर रहता था कि एजेंसी लोग पर उन पर वो जो कॉलोनियल पावर्स हो गए, जो प्रीवियस जो कॉलोनियल पावर्स हो गए वो उन पर हावी रहता था। डोमिनेट मतलब यही, मतलब कि जो एजेंसीज था ना वो इनका बात सुनता था, कॉलोनियल पावर्स का वो लोग बात सुनता था। इवन आफ्टर मेनी ईयर्स ऑफ डीकोलोनाइजेशन, कहता है कि बहुत सालों बाद, यहाँ तक कि बहुत सालों बाद, डीकोलोनाइजेशन होने के बहुत सालों बाद, डीकोलोनाइजेशन मतलब क्या, वो लोग कॉलोनियल रूल से हट चुके थे, वो लोग अपना एक सेल्फ इंडिपेंडेंट कंट्री हो चुके थे। द इकोनॉमिक्स of these newly independent countries were controlled by the former colonial powers। तो कहता है कि जो इकोनॉमीज हो गए, जो पैसे का जो सोर्स था, जो फाइनेंशियल था, ये अर्थव्यवस्था जो हो गया, यहाँ तक कि उन लोग को इंडिपेंडेंट होने के बाद भी ये जो उनका इकोनॉमीज जो था, अर्थव्यवस्था जो था कि किस चीज़ को क्या डील होगा, मतलब कि कौन सा रिसोर्स किस कंट्री में बिकेगा, जो इनकम जो होगा वो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जो बेनिफिट था वो लोग रखते थे। वही कहता है कि डीकोलोनाइजेशन होने के बाद भी, उन लोगों को आज़ादी मिलने के बाद भी जो सुप्रीम पावर्स था वो कॉलोनियल रूलर्स के पास ही था। दिस कॉलोनियल पावर्स स्टिल कंट्रोल्ड वाइटल रिसोर्सेस। तो यहीं पे यहाँ पे वो जिक्र करता है कि ये जो कॉलोनियल पावर्स जो थी, जो इन पर रूल कर रही थी, वो मेन रिसोर्स को कंट्रोल करता था। स्पेशल रिसोर्स जो हो गया, जैसे कि मिनरल्स हो गया, एंड लैंड इन मैनी ऑफ देयर फॉर्मर कंट्रीज, फॉर्मर कॉलोनीज। ज़मीन हो गया, ज़मीन पे जो खेती हुआ उन सब का अधिकार वही लोग रखे हुए था, जो प्रॉफिट था वो भी उनके पास जाता था। आगे का पैराग्राफ करता है, समटाइम्स लार्ज कॉरपोरेशंस ऑफ अदर पावरफुल कंट्रीज लाइक द US also often to manage secure rights to exploit developing countries natural resources very cheaply। तो कहता है समटाइम्स लार्ज कॉरपोरेशंस, कभी कहता है कभी कभी जो बड़े बड़े जो कॉरपोरेशंस हो गए, जैसे कि ऑफ अदर पावरफुल कंट्रीज, दूसरे ताकतवर देशों के जो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हो गए, जैसे कि US हो गया, ऑल्सो ऑफ्टन मैनेज टू सिक्योर राइट्स टू, उनको भी कभी कभी वो सब लिख बदमाशी कर देते थे टू एक्सप्लॉइट डेवलप, जो कंट्री जो डेवलप कर रहे थे, जो स्टार्टिंग में जो डिकोलोनाइज्ड हुए, जिनको आज़ादी मिली, वो लोग भी ऐसे करते थे कि जो बड़े बड़े जो देश था ना उसको फ़ायदा उठाते थे, कि जो उनके नेचुरल जो रिसोर्सेज था उनको बहुत सस्ते दामों में खरीद लेते थे, ऐसे बड़े बड़े देशों को उससे फ़ायदा होता था। एट द सेम टाइम मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द फास्ट ग्रोथ। तो कहता है उसी टाइम जो देश जो डेवलप हो रहा था, जो डेवलपिंग जो कंट्रीज थी, डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द फास्ट ग्रोथ, जो तेज़ी से जो ग्रोथ हो रहा था, जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा था, उन सब चीज़ों की वजह से इनको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। ग्रोथ इन द वेस्टर्न इकोनॉमिक्स एक्सपीरियंस इन द 1950s and 1960, सो दे रेज द वॉइस फॉर अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो कहता है तो इसलिए वो लोग कि नया इकोनॉमिक ऑर्डर स्टार्ट करने के लिए वो लोग आवाज़ उठाते हैं। NIEO न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर का फुल फॉर्म है NIEO, नोट कर लो इसको। एंड ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स एज अ ग्रुप ऑफ 77 G67, और वो लोग जो था ना अपना एक ग्रुप बना लिया जो था कि 77 ब्रैकेट G-67 बाय द NIEO। तो कहते हैं न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर से
दे मीट अ सिस्टम दैट वुड गिव देम रियल कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज। तो कहते हैं कि ये जो सिस्टम बना NIEO जो सिस्टम बना, उस सिस्टम में उन लोगों को फुल राइट था कि जो टू गिव देयर मेरे से दैट वुड गिव देम, कि वो सिस्टम जो उन लोगों को पूरा का पूरा अधिकार दे उनके रिसोर्सेज पे, वो सिस्टम जो उन लोगों को कंप्लीट राइट दे उनके सिस्टम पे, मोर डेवलपमेंट असिस्टेंस, फेयर प्राइसेस, मतलब कि अनफेयर मीन्स में उन लोगों को मनी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो, जो बड़ी बड़ी जो कंट्री वो प्रॉफिट रख ले, उन लोगों को लॉस में जीना पड़े। मैन्युफैक्चर गुड्स इन डेवलप्ड कंट्रीज एंड मार्केट्स। अब जो अदर पैराग्राफ आ गया, एंड ऑफ ब्रेटन वुड्स एंड द बिगनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो हम लोग इसको अब स्टार्ट करते हैं। डिस्पाइट ईयर्स ऑफ स्टेबल एंड रैपिड ग्रोथ। तो कहता है कि जैसे कि ये क्या था, जो एक क्या उसको बोलते हैं, ग्रोथ का पीरियड चल रहा था। कहता है कि एक तो ग्रोथ का पीरियड चल रहा था और स्टेबल इनकम था बहुत सारे कंट्री, उसके बावजूद ऑल वॉज नॉट वेल इन द पोस्ट वॉर वर्ल्ड। तो कहता है कि उसके बावजूद भी सब कुछ ठीक नहीं था, विश्व युद्ध होने के बाद सब कुछ ठीक नहीं था। फ्रॉम द 1960 द एवर राइजिंग कॉस्ट ऑफ इट्स overseas involvements weakened the finances and competitive strength of US. From the 1960, the ever-rising cost of its overseas involvement. From the 1916, the ever-rising, तो कहता है 1960 से क्या होता है कि ever-rising cost of its, कि जो दाम, जो लगातार जो दाम बढ़ रहा था of its overseas involvement, उसके विदेशों में जो, अच्छा इसको बाद में कंप्लीट कर देंगे क्योंकि 10 मिनट का हो चुका है, बाद में कंप्लीट कर देंगे, सॉरी।